सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबे को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसके तहत सबसे बड़ी सरमायाकारी, कर्जे और ग्रांट्स हमें मौसूल हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC की। चीनी नायब वज़ीर आज़म इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने के एतराफ़ में उन्हें आज मुल्क के दूसरे बड़े तमगे हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। दोनों मुल्कों के दरमियान ML1 के जो फ्रेमवर्क है और शाहरा कराकोरम की रीअलाइनमेंट समेत 6 मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत हुए हैं और बेल्ट एंड रोड जो मंसूबा है उसके तहत जो पाकिस्तान अब तक ट्रांसपोर्ट कह लें, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमें जो हैं उसके लिए $25.5 अरब की चीनी सरमायाकारी हासिल कर चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत करने और कर्ज़ों की अदायगी मुमकिन बनाने के लिए चीन 10 साल में $30 अरब युआन फराम कर चुका है। दिवालिये से बचने और IMF का अहम कर्ज हासिल करने में भी चीन ने, अगर मैं कहूँ, बहुत अहम किरदार अदा किया तो गलत नहीं होगा। 10 साल मुकम्मल होने पर दोनों मुल्कों को बेहतर मुआशी ताउन की जो नई राहें हैं तलाश करने का मौका मिलेगा। ऐसे में आगे चलकर CPEC से मजीद किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद। शायरा बानो साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फैसल करीम कुंडी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका भी, सायरा बानो साहिबा आपका भी। आपकी इजाज़त से कुंडी साहब मैं ज़रा सायरा बानो साहब से शुरू करना चाहूँगी। सायरा साहब, पिछले 5 साल में जो CPEC का दूसरा फेज़ था, जो हम अगर कारकर्दगी की बात करें बाहमी ताउन की, कैसी रही आपके मुताबिक? जो मीडिया के थ्रू सुनने को मिलता है या जो देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कुछ स्लो हुआ था, लेकिन अब उसमें भी जो बातें सुनने को मिल रही थी या जो जिस किस्म की अफवाहें सुनने को मिल रही थी, मैं अब इसमें सॉरी क्वेश्चन आपका मतलब वो है तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब दूँ। कि कल तो रहे, तब से सुन रहे हैं, मुशर्रफ साहब की दौर से भी सुन रहे हैं और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर वो करती है और फिर जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि ये झड़े हमने गाड़े। तो मुल्क के लिए वो गेम चेंजर तो है, बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है, लेकिन खुदा करे कि सारा कुछ सही चल जाए। ठीक है, अच्छा आपकी तरफ आना चाहिए गुंडी साहब। ये जो अगर हम बात करें बरामदात पाकिस्तान के लिए, अगर मैं कहूँ कि एक बड़ा मसला रहा है तो आप अग्री करेंगे, गलत नहीं होगा, तो चीन के साथ जो हमारा तिजारती खसारा है $20 अरब है, इसको कम करने के लिए आपको क्या लगता है कि हमें क्या क्या कुछ करना होगा कि इसको कम किया जा सके, इस टारगेट को अचीव किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता सर बानो साहब ने क्या, मुझे डिस्ट्रक्शन, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही थी जी, टीम ज़रा इसको ठीक कीजिए। देखें, पहली बात तो यह है कि अभी इस वक्त चाइना के जो वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए हुए हैं, 10 साल CPEC के मारो 10 साल पहले जो है वो हमें खुशी है कि जब हमारी हुकूमत और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने इस CPEC की बुनियाद रखी और इसको आगे लेके चलते हुए उसके बाद भी हुकूमत आई। कुछ बीच में प्रॉब्लम्स हुई पिछली हुकूमत में CPEC के हवाले से, लेकिन अब दोबारा एक ट्रैक पे मैं समझता हूँ कि चले। जो आपके बरामदात की साहब ने बात की, देखें इस वक्त चाइना, हमें देखें हमारे ये प्रोग्राम है कि हम फ्यूचर को देखें, जिस तरह भी ग्रीन एग्रीकल्चर की बात हो रही है। इस वक्त चाइना जो है वो $4 ट्रिलियन जो है वो खुराक बाहर से मंगवाता है, तो ये बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसे पाकिस्तान फोकस कर सकता है अगर हम ये चीज़ें भेजें चाइना। ठीक है, यहाँ पर जो है जो हमारी अजनास है, अगर इसके हम अगर एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस करें, ज़ोर दें और उस पर इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत जो है चीज़ें चाइना भिजवा सकते हैं, बाकी ममालिक भिजवा सकते हैं और इस पर हम बड़ा वो होते हैं। और इस चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है या जिस तरीके से हमारी एक बरदराना ताल्लुक़ है, इसको आगे बढ़ाने में और जो चीज़ें इस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे फोकस रहें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक हुकूमत जाती है और दूसरी आती है तो उसकी अपनी तरजीहात शुरू हो जाती है। वो तरजीहात को देखें, जो CPEC है वो किसी की तरजीहात में नहीं होना चाहिए था। CPEC इस पाकिस्तान एंड चाइना प्रोजेक्ट, उसमें ये अगर आप कहें जिसकी भी हुकूमत हो, CPEC को अगर हम
स्लो डाउन करें या बंद करें तो मैं समझिए ये पूरे पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात, यानी जो हुकूमत छोड़कर जा रहा है और आने वाला कुछ मंसूबे ऐसे जिस पे आप बिल्कुल अपना क्रेडिट ना लें, आप ईमानदारी के साथ उसी तवातुर के साथ उसको लेकर चलें, उसी एनर्जी उसी एंथुसियाज्म के साथ। मैं आपको 2013 में लेके जाऊंगा जब उस वक्त इलेक्शन हो चुके थे, हो रहे थे, और उस वक्त जो है नई हुकूमत आई भी नहीं थी। उसके बावजूद भी जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब मौजूद थे, उन्होंने PMLN को वहाँ पर दावत दी, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। जब वो चाइना के जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट आए हुए थे, उधर बिठाया, जो चीज़ें हो रही थी सबको मतलब है कि हम ये चाहते थे कि चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की हों, ये किसी पार्टी के साथ लेबल ना हो। CPEC जो है वो पाकिस्तान और चाइना का प्रोजेक्ट है। इसमें जो है जो भी हुकूमतें हैं, चाहे हमारी हक में आएँ या हमारी मुखालफा हैं, इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ में माजी में पिछली हुकूमत में कुछ प्रॉब्लम्स थे चाइना को, जो मुल्तान सखर मोटरवे का इफ्तिताह था, उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी, इफ्तिताह नहीं हो रहा था। फिर ये जो यहाँ पर जो है आप देखें, जो इस पे जो है हकलडी खान जो प्रोजेक्ट था, उससे बड़े से प्रॉब्लम थे, स्टॉप हो गए थे चीज़ें। उसके बाद फिर ये चीज़ें मतलब है कि शुरू हुई बहुत सी आगे, जो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। वो स्लो डाउन अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पिछली जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से? मुझे नहीं पता पिछले गवर्नमेंट की क्या तरजीहात थी इस चीज़ को स्लो डाउन करने में। आपका इस पे एनालिसिस क्या है, या आपने मेरा जो कैलकुलेशन है क्या ये था कि जो चीज़ें देखें, आपका और हमारा एक एग्रीमेंट है, ठीक है, एक कंट्री के साथ हमारे अपने एक ताल्लुकात हैं, हमारे दूसरी कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात होंगे, लेकिन मैं अगर अपनी उस कंट्री की चीज़ें दूसरी कंट्री के साथ शेयर करूँ तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात नहीं होती। जिस पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर उन्हें CPEC अथॉरिटी बनाई गई। CPEC अथॉरिटी इसलिए बनाई गई कि ये CPEC अथॉरिटी सिर्फ CPEC के मामलों को देखेगी। क्यों बनाई गई, किस वजह से बनाई गई? ये बिकॉज ट्रस्ट डेफिसिट कि इसलिए बनाई गई। तो ये चीज़ें जो थी, और मैं समझता हूँ कि चाइना जैसे हमारा जो दोस्त मुल्क है जिसने हमेशा मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया है, तो इस चीज़ पे इनके ट्रस्ट को अगर हमें जो है नुकसान पहुँचाना। देखें एक बहुत बड़ी एक और चीज़, आज चाइना का वाइस प्रीमियर पाकिस्तान जब कल आ रहा था, उसी दिन बाजोड़ में एक खुदकुश धमाका हुआ, लॉन्ड्री स्टेशन की। आज जो सदर साहब तमगा पहना रहे थे, आपने अभी बात की, जब वो CPEC के हवाले से जब धरना था, तो यही सदर साहब कंटेनर पे खड़े थे और कह रहे थे ये इनके दौरे को सबोताज कर रहे थे। आज वही जमहूरियत है, देखें हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वही प्रेसिडेंट बने और जो है आज वो तमगे पहना रहे थे चाइनीज़ को, जो उनके जो है उनके विज़िट को सबोताज कर रहे थे। हम कह रहे थे कि ये देखें आप चीज़ें करें, लेकिन कुछ ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो हम बात करते हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो टर्की है, इनके साथ हमारे से ताल्लुकात हैं जिस पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुई। ठीक है, सायरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद। सायरा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। चीनी सरमायाकारी और अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी लाने के हवाले से बात करें, जैसे कि कुंटी सर ने ज़राअत के हवाले से बात की, तो हमारी सनती और ज़राअत के हवाले से ज़रूरी पॉलिसियों की अगर मैं बात करूँ तो उनको बेहतर करने के लिए आपको क्या लगता है हमें क्या इक़दाम करने होंगे, कितनी बड़ी ज़रूरत है? फिर रोज़गार की सारी बात है, मौक़े भी मिलें, ज़र मुबादला मिले, पाकिस्तान में जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार के मौक़े मिलें, तो इस जानिब जो काम की रफ्तार है वो आपको कैसी दिखाई देती है? आप मुतमईन हैं? नहीं, देखिए पहले भी जिस तरह वो अपनी दासू डैम की तरफ हुआ, फिर अगर हम अपनी दहशतगर्दी पे काबू पा लें तो ज़्यादा बेहतर है कि फिर उसके बाद बीच में काम रुक गया। आज जैसे वो आए, फिर उसके बाद यहाँ बाजोड़ में इतना मतलब अजीम सानिया वो दहशतगर्दी इतने लोगों की जाने गई, तो ये चीज़ें थोड़ी सी रुकावट बनती हैं। आपने जैसे ज़राअत की बात की, तो ज़राअत हम एक ज़राई मुल्क हैं, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जो पिछले हालिया जो बारिशें चल रही हैं और जो पिछले साल था, मतलब ज़राअत के लिए हमने क्या किया? ज़राअत के लिए तो अब फिर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। आप देख लीजिएगा पिछले साल की फसलें तबाह। अभी मेरे पास फुटेज पड़े हैं अपने ज़िला सांगड़ के, वो मैं आपको दिखा दूं कि अभी तो बारिशें स्टार्ट हुई हैं तो वहाँ पर क्या हालात हैं। और उसके बाद जो हर गवर्नमेंट तो काम होता दिखाई दे रहा है ना, माजी में जो हो गया मेरे ख्याल से वो हो गया। आगे एंथुसिज्म, स्पिरिट आगे बढ़ने के लिए आगे और इस तरफ होना चाहिए, वरना जिस वक्त वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में पानी की कमी का वो है, तो मेरे ख्याल में तो मेरी एक गंदम का दाना एक पानी की बूंद है। तो थोड़ा इसके ऊपर दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए अगर हम लोगों को ये गंदम वो कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। चले हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की जाने बात करेंगे सो कॉल्ड जमहूरियत की। अपनी जमातों में जमहूरियत ना रखने वाली जो पुरानी सियासी ख़ानदानी जमातें हैं, उनका हमेशा से एक शिकवा ये रहा है, गिला ये रहा है कि आमिरों ने कभी भी असम्बलियों को आइनी मुद्दत पूरी ना करने दी।
मगर जो जमहूरी हुक्मरान हैं उनको जब भी इक़्तिदार को लेने, मजबूत करने या कायम रखने के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जो जमहूरी आमिर हैं उनकी वर्दी पहन ली। अब ऐसी बातें हो रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के मामला हो या फिर नवाज शरीफ साहब के शरीयत बिल की आड़ में अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश हो, अक्सरियत ने जमहूरी आमिर बनने में ज़रा सी भी देर नहीं की है। 18वीं आईनी तरमीम में अगरचे पार्टी सरबराह को मतलकुल अनान बना दिया गया था, मगर एक हकीकत यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने सदारती इख्तियारात पार्लिमान को मुंतकिल किए। अब फिर जब असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करने जा रही हैं तो सिर्फ 1 माह की इलेक्शन मुहिम के लिए आइन की रूह के मुताबिक 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात असम्बलियों की मुद्दत पूरी करके 60 रोज़ में इलेक्शन कराने की बजाय जमहूरियत के नाम लेवा जो हैं वो 9 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़कर 1 महीना निगरान हुकूमत को ज़्यादा देकर इलेक्शन मुहिम चलाना चाहते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि कबल इस वक्त असम्बलियाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब, सैयद खुर्शीद शाह साहब और राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमाते हैं। ज़रा टीम चलाइएगा। इन तीनों सफ़े अव्वल की शख्सियात के आइन के मुताबिक चलने के बुलंदो बांग जो दावे हैं वो तो हर किसी ने सुन ही लिए। कहने को तो ख्वाजा आसिफ साहब दूसरों को कहते पाए जाते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर इसी तजाद पर उनसे पूछ लिया जाए तो यकीनन उनका जवाब होगा कि वो क्या होती है। इस पर बात करने के लिए मैं दोबारा मेहमानों की तरफ जाती हूँ। फैसल के स्टूडियोज़ में मौजूद है सायरा बानो साहबा भी मौजूद हैं। फैसल साहब, 60 दिन 90 दिन 60 दिन 90 दिन असम्बली अपनी मुद्दत अगर पूरी कर ले तो क्या गलत है? कबल इस वक्त असम्बली तहलील कर दी जाए, इसकी समझ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी भी पहले कोई और बात करती रही, अब कोई और बात कर रही है, ये भी ज़रा समझा दें। समझ लें, समझाइए। हाँ, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि पार्लियामेंट अपनी टाइम पूरे करे और 60 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है। पीडीएम की जो जमातें हैं, जो कि हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, उनमें से 1-2 जमातें हैं जो कि कहती हैं कि हमें 90 दिन चाहिए इलेक्शन मुहिम के लिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर कोई मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप तमाम एग्री करते हैं 90 डेज़ के लिए, 60 और 90 में इतना फ़र्क नहीं है। अब वो कह रहे हैं एक फ़र्क है ना वैसे कि एक जगह पे असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, एक जगह पे डिसॉल्व होगी, तारीख में लिखा जाएगा। नहीं, कहाँ पे पूरी करेगी? अगर 60 दिन मिलते हैं और अगर 90 दिन मिलते हैं, एक सूरत में असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, एक सूरत में असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करेगी, डिसॉल्व होगी, तारीख में लिखा जाएगा। हाँ, देखिए, वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले असम्बली अगर हम डिसॉल्व करते हैं और 2 दिन में जो है 2 दिन पहले उसमें हमें 90 डेज 9 तारीख या 10 तारीख 9 तारीख को जो है असम्बली जो हम समरी भेजते हैं विदिन 48 आवर्स प्रेसिडेंट साहब ने कहा था डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो देखें, जमहूरी हुकूमतों में होते हैं, अर्ली इलेक्शंस भी होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं, चीज़ें होती हैं और 2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 60 और 90 में भी कोई फ्रैंकली स्पीकिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन क्यों लिए जा रहे हैं? देखें, अगर फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी भी ये कह रही है कि अगर आप 60 दिन में इलेक्शन करा लें, असम्बली का टेन्योर पूरा करवाएं और 60 दिन में इलेक्शन करवाएं, लेकिन जो पीडीएम की जमातें हैं वो कह रही कि नहीं, हमें 90 दिन चाहिए। तो इसमें हमने कोई ज़्यादा उस पर वो नहीं किया कि जी ठीक है 60 और 90 में आप करा लें जो भी करा लें, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम असम्बली कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले तोड़ रहे हैं या साल पहले तोड़ रहे हैं। सब चले एक बात समझा दें, आपके जवाब में से एक सवाल, आपने मेरा सवाल और आसान कर दिया कि आपने कहा 90 दिन में 60 दिन में इतना फ़र्क नहीं है, तो फिर वाई नॉट 60 डेज? तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमने फिर 90 दिन में कुछ तो ऐसा है ना जो 60 में नहीं हो सकता, वो बता दें क्या होगा ऐसा फ़ायदा जो आप लोगों को 90 दिन में नहीं मिल रहा होगा, वो 60 दिन में नहीं मिल रहा होगा, 90 दिन में मिलेगा, वो क्या चीज़ है? देखें, 60 दिन को जो कहा जाता है उसमें नॉर्मली 45 डेज़ में इलेक्शन हो जाता है और 90 दिन का जो कहा जाता है उसमें तकरीबन जो है वो 60 डेज़ में तकरीबन ऐसी है कि इलेक्शन हो जाता है 60-75 डेज़ में। मुझे पर्सनली और हमारी पार्टी को कम से कम कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि 60 और 90 में क्या हो जाएगा। हम तो यही कह रहे हैं, हम भी यही उनसे कह रहे हैं कि 60 और 90 में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप करना चाहें कि जी 60 दिन में आप ना करें और 90 दिन में हो जाएगा। लिहाजा हम तो अभी भी कह रहे हैं अपनी इत्यादि जमातों से कि आप जो है वो 60 दिन करें। उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने 90 दिन में वो करना है तो करें 90 दिन में। अच्छा, आपको 90 दिन की भी गारंटी कि 90 दिन में हो जाएंगे, या वो भी तूल पकड़ सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं? केपी में देखा, पंजाब में देखा, मरदमशुमारी का मामला है, नई हल्का बंदियाँ। देखें, केपी और पंजाब के एक और डिफरेंट सीनियरो है। मरदमशुमारी का देखें, MQM ने मरदमशुमारी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे CM सिंध ने भी एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, मैंने खुद KP के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा मरदमशुमारी के हवाले से। लेकिन इस वक्त मरदमशुमारी का जो है वो पेंडोरा बॉक्स खोलने से कि ऑपरेशन मुलतवी 6 महीने 8 महीने 9 महीने करना चाहते हैं, वो हम नहीं चाहते कि हो। देखिए, दूसरी बात यह है कि अगर CCI की मीटिंग होती है और CCI की मीटिंग में 2 सूबों के वज़ीर-ए-आला आते हैं, उसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, और वो 2 सूबों के वज़ीर-ए-आला दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो निगरान वज़ीर-ए-आला हैं, वो मेरे सूबे का मैंडेट लेके नहीं आ सकते। सूबे का मैंडेट वो वज़ीर-ए-आला लेके आएगा जो वहाँ से उनको आवाम इलेक्ट करके भेजेगी। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो हमारा। आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के हवाले से भी फिर बड़े सवाल गर्दिश कर रहे हैं। बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जब 230 हुकूमत लेके आई थी
PML गई थी, हमने उस पर एतराज़ात उठाए थे, हमने वोट नहीं किया था। हमने कहा आपने इसको कमेटी में भी पेश नहीं किया, जो स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई थी, आपने हमें भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, इसमें अमेंडमेंट की गई। हम कह रहे थे निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात नहीं होने चाहिए कि जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास हैं या इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास हैं कि वो सब कुछ ने मुआहदे भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उसको हमने चेंज करवाया और चेंज करवाने के बाद हमने उसको पास करवाया। ठीक है, सायरा बानो साहब आपकी तरफ आना चाहिए। कुंडी साहब को आपने सुना, सायरा साहब बस 8 दिन में ऐसा क्या नहीं हो सकता तो 90 दिन में हो जाएगा? 90 दिन की भी क्या गारंटी, क्या समझ आता है कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे या ये भी एक्सटेंड हो जाएगा, ये पीरियड, ये टाइम आगे चला जाएगा? देखिए, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि ये इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगे, ये आगे ही एक्सटेंड होगा। और कल इतना बड़ा इंटरव्यू था मोहसिन बेग साहब का, और आपको पता है कि वो मुक्तदर हलकों के कितने करीबी साथी जाने जाते हैं, तो उन्होंने तो बहुत मुस्कुरा के सारी कहानियाँ हमें सुना दी कि ये इलेक्शन ऐसे ऐसे होगा, उससे थोड़ा आगे चला जाएगा, मरदमशुमारी का होगा, 3.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उनका क्या कसूर है। और फिर आज उनका भी आया बयान खालिद मकबूल सिद्दीकी का, सिंध ये कराची की आबादी हम इससे कम कबूल नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सायरा बानो साहब जी। सारी चीजें नहीं होंगी। अब जाहिर है ये किस चीज का शाखसाना है निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाने का। मतलब क्या उस निगरान वजीर आजम बोरिया बिस्तर लेकर आ रहे हैं, यहीं पे बरा जमान होने का इरादा है जो इतने इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं? भाई आप निगरानी करने के लिए आए हैं, जो कि बहुत अच्छे, जहां पर वो मोरल्स और चीजें हाई होती हैं उन मुल्कों में सिटिंग गवर्नमेंट ही इलेक्शन करवाती है। चले अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है और हम ये यहाँ पर वो करवा रहे हैं इलेक्शन, तो भाई आपका काम है आप सीधा सीधा आकर वो करें। पंजाब गवर्नमेंट की तरह थोड़ी सारा आ गया, हुकूमत देख रही है, इंतखाबात चले हो जाएंगे, 90 दिन हो जाएंगे, 90 को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें। अब समझ तो ये आती है कि 90 दिन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आपको यकीन है कि 90 दिन में होंगे? फिर इसी प्रोग्राम का क्लिप हम चलाएंगे अगर 90 दिन में नहीं होंगे। कुंडी साहब का क्लिप संभाल कर रखना। बिल्कुल संभाल, 90 दिन में होने चाहिए। 90 दिन से अगर नहीं होंगे फिर नहीं, 90 दिन से आगे क्यों जाएंगे? होने चाहिए और होंगे, दोनों में फर्क है। देखिए तो पंजाब में भी होने चाहिए थे। देखिए निगरान हुकूमत जो है अभी जो आएगी 9-10 तारीख को, पंजाब में भी तो होने चाहिए थे। पंजाब देखिए, पंजाब की डिफरेंट इशू है। देखें पंजाब में जो है एक PTI के चेयरमैन ने कहा था कि मैंने किसी कहने पे असम्बली तोड़ी। उसे कानून और आइन क्या एक नहीं है? अब बात तो करना जी जी प्लीज। PTI के चेयरमैन ने कहा था कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे असम्बली तोड़ी। उसने कहा असम्बली तोड़ दें, मैं इलेक्शन हो जाएंगे, और वो नहीं हुए। उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी से मशावरत नहीं की, और उन्होंने बाजवा साहब के कहने बकौल उनके हमने बाजवा साहब के कहने पे जो है वो असम्बली तोड़ी, और वो पॉलिटिकल था। आज अगर पंजाब और KP में इलेक्शन होते और आज पंजाब का चीफ मिनिस्टर और KP का चीफ मिनिस्टर क्या कौमी असम्बली का इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करता? माजी में भी किए हैं। माजी में भी आपके इलेक्शन कमीशन ने उनको लेटर्स भेजे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को और वज़रा को, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिए लेटर। तरक्याती काम भी हो रहे थे, फंड भी तकसीम हो रहे, सब कुछ हो रहे थे। तो ये चीज़ें अगर हो, मैं तो कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में देखें एक दिन इलेक्शन होने चाहिए जो हो रहे हैं, और साथ में मैं कहता हूँ कि कश्मीर और GB के इलेक्शन भी आप उसी दिन कराएं। क्योंकि आप देखें जब गवर्नमेंट चेंज होती है कश्मीर और GB भी चेंज हो जाते, कहते हैं हम हुकूमत के फेडरल हुकूमत के साथ हैं। तो ये सब इलेक्शन इकट्ठे होंगे तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हम एक और टॉपिक की तरफ बढ़ना है, और इस पर मैं सायरा बानो साहब ब्रेक के बाद आपका कमेंट लूँगी, फिर अगली खबर की जानिब जाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर दर्जनों मासूम जानें दहशत गर्दी की भीड़ चढ़ गई हैं। बाजोड़ में अब भी क़यामत सुगरा हैं। हर गांव, कौम और कबीले का रिश्तेदार अपने प्यारे का मातम कर रहे हैं। एक अरसे बाद इतने बड़े पैमाने पर कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। कल दोपहर 4:10 पर JUI FE के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। धमाका स्टेज के नज़दीक हुआ जहाँ बेतहाशा रश था। बाजोड़ में पिछले 1.5 साल से JUI निशाने पर है। मुतादिद रहनुमाओं को निशाना बनाया जा चुका है। पिछली दहाई में ऐसी संगीन सूरत हाल का सामना अवामी नेशनल पार्टी को भी था, आपको याद होगा, ख़ासकर जब 2013 के इलेक्शन नज़दीक थे, आपको याद होगा। और एक बार फिर इलेक्शन करीब हैं और दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ उरूज पर हैं। चंद महीने पहले अमरीकी महकमा खारजा ने खबरदार किया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़त्म करके वहाँ शरीयत नाफिज करने की जुस्तजू में है। रिपोर्ट में हुकूमत और रियासती इदारों को निशाना बनाने का खदशा जाहिर किया गया था, और साथ ही अलकायदा, BLA और दाइश खुरासान के गठजोड़ की निशानदेही भी कर दी गई थी। क्या वजह है कि एक मजहबी जमात के वर्कर्स को
दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं KPK के निगरान वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। कुंडी साहब और सायरा बानो साहब भी इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे। बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। JUI खुद एक मजहबी जमात है बैरिस्टर साहब, इससे क्या मसला हो सकता है? क्या ये पख्तून बेल्ट के कंट्रोल का झगड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और हमारी KPK की हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। ये जो वाक़या हम इसकी तो पहले मज़म्मत करते हैं और जो लवाहिकीन हैं उनके साथ ताज़ियत और हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो उनके साथ हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, हमारी अवलीन तरजीह जो है वो ये है कि लोगों को उनकी जो सेफ्टी है और जो उनके माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह में से जो है हम उस पर और दिन रात हम उस पर काम कर रहे हैं। जो ये वाक़यात रूनुमा हो तो ये जो है हमारे मतलब हुकूमत जो है उसको इंशाअल्लाह, और ये जो लोग आपने जिस तरह फरमाया कि ये इंतशार पसंद और ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और ये जो नासूर है तो इंशाअल्लाह हम जड़ से निकाल के जो है इंशाअल्लाह बाहर करेंगे और वही जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन है उसको हम इंशाअल्लाह बहाल करके इंशाअल्लाह ताम लेंगे। और आपको मालूमात तो हुई होंगी कि कितने इसमें शादें हुई और जो तकरीबन अभी 54 तक ये हमारी वहाँ पे अभी तक शादें इसमें हो गई हैं और तकरीबन जो है 200 के करीब जो थे वो वहाँ पे इंजर्ड हुए और उसमें से कुछ माइनर अल्टीमेटली जो है तकरीबन 100 के करीब जो है वो हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ अस्पतालों में वो उनको ले जाया गया। और कल आपने देखा होगा कि हमारे 2 हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान आर्मी के तवज्जुह से चीफ मिनिस्टर साहब ने अहकामात दिए तो वो हम हॉस्पिटल में यहाँ पे अपना जो जख्मी थे तो उनको यहाँ पे लेके आए और 17 थे वो CMH में दाखिल करवाए गए। उसमें से 3 जो है वो शहीद हो गए और 14 जो है वो भी CMH में है और 16 जो हमारे जो ज़ख्मी है वो LRH में है। और इसके अलावा जो है तेमरगरा में तकरीबन 27 के करीब वहाँ पे हैं और बाजोड़ में तकरीबन 22 हैं और अपर जो लोअर दीर है वहाँ पे 5 हमारे जो ज़ख्मी हैं तो वहाँ पे उनको हम इलाज का जो है उसको हमारे इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है वो कि इन लोगों की जानें जो है वो बचाई जाए और बेहतर से बेहतर जो है उनको सहूलत दी जाए और बेहतर से बेहतर तिब्बी इमदाद जो है को फराहम की जाएगी। जी कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। JUI को हदफ बनाना क्या समझ आता है? देखें, कल बड़े एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वहाँ पर, मैं खुद वहाँ पर गया था, हमारा दीर में फंक्शन था। इस तरह जमात इस्लामी का भी वहाँ पर हो रहा था, JUI का भी था। देखिए, हम इलेक्शन मोड में और इलेक्शन मोड में पहले भी अगर आप देखें पीछे चले जाएँ 2007 में मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। 2013 में हम जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो हमें कहा घर से नहीं निकलेंगे, खुदकुश हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार हमें तंबीह करती है, ये चीज़ें। तो ये इलेक्शन मोड ऐसे नहीं होते जिस तरीके से आप ओपन नहीं होते। अब दोबारा देखें एक तरफ हमारे चाइना के जो है वो वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये बड़ा एक सोची समझी साजिश है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में कैंपेन में हम जिस वक्त जा रहे हैं उस वक्त ये चीज़ें हो रही हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा ख़ासकर जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग काफ़ी अरसे से लड़ रहा है। पहली बात तो यह है कि क्या इस मुल्क में सज़ा जज़ा है? अब जब पिछली हुकूमत में ये चीज़ें हुई थी, जो हम गए मोहतरमा शहीद के कातिल थे या APS के बच्चों के जो शोहदा के जो है वो कातिल थे या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे शहीद हुए उनके कातिल थे, उनके साथ एक डील कर दी गई, उनके साथ मुज़ाकरात हो गए, उनको वापस क्या हम वापस ला रहे हैं, पुरअमन रहेंगे। आज वो लोग तो नहीं रहे अपने ओहदों पे, नहीं है वो, लेकिन ये चीज़ तो हम छोड़ के गए, तो उसका हिसाब हम किससे लेंगे आज?
जब तक इस मुल्क में सज़ा जज़ा नहीं होगी अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। सायरा बानो साहिबा, तवातुर से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है सायरा बानो साहिबा? जी बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी इदारे भी और जो सियासी जमातें हैं बैठने की इनकी वो है। अभी भी बात करते करते मुझे नहीं समझ आती कि हम माजी की इल्ज़ाम क्यों धर लेते हैं किसी पर भी। मैंने कहा मुज़ाकरात किए हैं ना, शायद अगर इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अटेंड की भी होगी यकीनन, तो उसमें भी आपको पता होगा कि वो मुज़ाकरात के हामी कौन थे। हुकूमत नहीं थी ना अपोजिशन थी, वो मुज़ाकरात की जो बात थी वो कहीं और से ही चली थी। तो ये कि ये और कर दिया कि भाई अच्छा अब ये नहीं होगा, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, बचपन क्या मतलब वो से इन दहशतगर्दों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा, दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैसे दहशतगर्द ने एप्लीकेशन दी थी और फिर एप्लीकेशन लेके वापस चला गया। अभी पिछले दिनों जो अभी वापस जो धमाका पेशावर में उसमें अमरीकी असला और उनका यूनिफॉर्म और ये सब चीज़ें मिली और फिर हम सहूलत कार ढूंढ रहे थे। सहूलत कार को तो हम अपने पास बिठाकर बैठे हैं, फिर हम कौन से सहूलत कार ढूंढ रहे हैं। बॉर्डर हमारे सेफ नहीं है, बाढ़ लगी थी, वहाँ पर डेली बेसिस पे वीडियोस आती हैं, सारा वो कुछ होता है। वहाँ पर इंसानी स्मगलिंग जारी रहती है, वो गाड़ियों के नीचे बच्चे आ रहे होते हैं। यहाँ पर उनके ख़ानदान के ख़ानदान आबाद है, चौथी नज़ल अफ़गानियों की आबाद हो चुकी है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये दहशतगर्द आ कहाँ से रहे हैं, दहशतगर्दी रुक क्यों नहीं रही। वो दरअसल हम बच्चे हुए हैं ना, ये बेचारे गरीब पहले बलोचिस्तान वाले कुर्बानियाँ देते आए हैं और टावर केपी के बाजुड़ केपी के ने तो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि हर घर में एक शहीद है। और इनकी रवायत है कि कब्रिस्तान में शहीद के ऊपर मेरे गांव में सफ़ेद झंडा लगा देते हैं। कभी आप जा देखें वो 3-4 कब्रें होंगी कि जो अपनी नेचुरल डेथ होगी वो कब्रिस्तान सफ़ेद झंडों से भरा हो। तो ये कुर्बानी कब तक, आपस की पॉलिसीज, आपस के ये सब चीज़ें बैठ के वो करें, गरीब लोग कुर्बानी देंगे क्यों? महमूद खान असदजई आज PDM का हिस्सा है, वो ID कार्ड के ऊपर इसलिए कि उनके वोटर्स थे। क्यों पीपल्स पार्टी ने कराची में सारी इनकी बस्तियां रेगुलराइज करके और इनका एक एडवाइजर है अफगानी। भाई खुदा के वास्ते सबसे पहले अपना मुल्क, फिर उसके बाद वो। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद करें। ये दूसरों की पता नहीं हम क्यों वो मामे चाचे हर किसी के बन जाके। सायरा बानो साहिबा जंग गुजर गई, वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं मुल्क। मुझे थोड़ी नहीं समझ आई। देखिए मैं बिल्कुल इनको कहता हूँ, लेकिन सायरा बानो साहिबा जिस हुकूमत की पिछली दफ़ा इत्तेहादी थी 4 साल, उनके लीडर क्या कहते थे, हमारे जो यहाँ पर दहशतगर्दी करते थे, वो तो मज़ाकरात चाहते थे। वो तो कहते हैं इनके दफातर यहाँ पर खोले जाएँ। उस वक्त तो इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। हम तो पहले दिन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमारे दौर में जब 2008 में जब हम आए थे तो हमें एक पाकिस्तान जो मिला था वो बारूदों से भरा हुआ पाकिस्तान था, वो दहशतगर्दी का पाकिस्तान था, वो टारगेट किलिंग वाला पाकिस्तान था। आपने कहा था कि सुवात पे पाकिस्तान का झंडा उतारा जा रहा है, वो आपने कहा था कि मरगले की पहाड़ी पे जो दहशतगर्द करें। तो हमने जब वो सफ़र शुरू किया अमन का, तो जब हमने शुरू किया तो हमने कुर्बानियाँ भी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सियासतदानों ने, सिविल सोसाइटी ने, सब ने कुर्बानी दी और हम अमन की तरफ गए। लेकिन जब अमन करते करते जब आप इनकी हुकूमत माजी में आई तो इन्होंने कहा नहीं हमने तो इस पर यूटर्न लेना है, हमने दोबारा उन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करनी है, उनको छोड़ना है, उनको जगह देनी है। तो आज दोबारा हम उस पॉइंट 0 पे आ गए। बैरिस्टर फ़िरोज़ साहब, कुंडी साहब और सायरा बानो साहिबा, तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे अकील करीम डेडी साहब और ज़फ़र मोती साहब। वेलकम बैक नाजरीन। 2 साल बाद कराची स्टॉक मार्केट आज 48,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई है। गर्दिशी कर्जे चुकाए जाते की जो उम्मीद पर एनर्जी स्टॉक्स में ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। ये खबर भी गर्म रही है कि सऊदी अरामको गवादर में भी 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाने का इरादा रखती है। और सियासत और स्टॉक मार्केट का हमेशा से हमने देखा है कि बड़ा एक गहरा ताल्लुक, बड़ा गहरा कनेक्शन रहा है। इलेक्शन की उम्मीद ने भी, अगर मैं कहूँगी सरमायाकारों का जो हौसला है वो बढ़ाया है, इसमें अहम किरदार अदा किया तो गलत नहीं होगा। मार्केट बंद होने के बाद मरकजी बैंक ने शरह 22% पर बरकरार रखने का ऐलान भी किया है। यह ऐलान तवक्को से बढ़कर रहा। क्यों? क्योंकि हर कोई शरह सूद मजीद 1% ऊपर जाती देख रहा था। क्या मार्केट में मौजूदा जो इजाफा है मुस्तहकम बुनियादों पर है? और क्या तेजी का जो सिलसिला है
आगे भी जारी रहेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर इन्वेस्टर हैं अकील करीम डेडी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। और हमारे माशियात जफर मोती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अकील साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये जो इंडेक्स है 48,000 पॉइंट्स पर आ गया है, लेकिन वैल्यूएशन पहले से 15% कम है, तो अकील साहब क्या वजह समझ आती है? देखिए, मार्केट की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होगा कि मार्केट बहुत ज्यादा सस्ती थी, और सस्ती होने की वजह IMF था कि IMF आपको पैसे नहीं दे रहा था। वहाँ लोगों की थिंकिंग ये थी कि शायद हमारे मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि IMF ने आपको अप्रूव कर दिया, आपको लोन मिल गया, बाकी जगहों से भी आपको पैसे इनफ्लो आना शुरू हो गए, तो ये एकदम चेंज हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ, ठीक है ना। तो अब जो मार्केट की परफॉर्मेंस आ रही है, ये तो वो परफॉर्मेंस आ रही है जो ये मार्केट ज्यादा गिर गई थी, तो वो अभी तो बेहतर हो रही है। लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो जो है उसमें मैं समझता हूँ कि आगे इम्प्रूवमेंट हम ज्यादा देख सकते हैं, आगे मार्केट की परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है। तो इसी वजह से फिर गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट के ऊपर काम शुरू कर दिया है। हमारी मार्केट में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट था सर्कुलर डेट, क्योंकि उसकी वजह से सारी कंपनियों पे लोन खड़े हो जाते थे, पैसे वो डिविडेंड नहीं दे सकती थी, पैसे उनको मिलते नहीं थे, तो वो भी अब गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 25% कह दिया है कि हम इसको रिजोल्व कर लेंगे इसी हफ्ते में। तो अगर ये काम इसी तरह करते रहे तो मैं समझता हूँ फर्दर बेहतरी हम देख सकते हैं मार्केट। ठीक है अकील साहब, आपका पॉइंट आ गया। जफर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने अकील साहब को भी सुना। तो जफर साहब, 2 साल पहले मार्केट 48,000 अबूर करके 49 या 50 तक नहीं जा सकी, अभी भी शेयर्स के दाम ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं, तो ऐसे में क्या पोटेंशियल दिखाई देता है आपको मार्केट में? देखिए, अंडर वैल्यू तो हर एनालिस्ट, हर इन्वेस्टर, हर ब्रोकरेज हाउस आज से नहीं सालों से बोल रहा है कि भाई हमारी मार्केट अंडर वैल्यूड हो गई, अंडर वैल्यूड। फिर प्री बजट में मैं भी आपके प्रोग्रामों में आया हूँ, कितने और दोस्त मेरे फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर्स हर जगह गए जो एक ही बात कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये कह रही थी कि किसी ना किसी तरह हमको IMF की तरफ वापस जाना पड़ेगा। अब ये वक्त नहीं है कि हम भिड़े उनसे झगड़ा लें। तो एक ट्रीटी साइन हुई है जिससे हमें तकलीफें तो बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन IMF के आते साथ ही जो पीछे उनके वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो फ्रेंडली कंट्रीज थे जो कह रहे थे कि जब IMF से आपका ताल्लुकात हो जाएंगे सही, आप उनसे डीलिंग करोगे तो फिर हम भी आएंगे। उनका आना, IMF का आना और अभी जो हमारी मार्केट की अंडर वैल्यूएशन होना, ये सब ने पुश किया है मार्केट को। अभी भी मार्केट ओवर वैल्यू नहीं हुई है, अभी भी ये पीक लेवल्स नहीं है, अभी भी आपके मल्टीपल्स जो हैं वो बहुत सस्ते हैं दुनिया के हिसाब से। तो ये अभी हमारी GDP और ये जो है अभी थोड़ा टाइम लगेगा जो अच्छी तरीके से, यानी अच्छी ग्रोथ हो। जब तक ये ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी मार्केट में अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि और ऊपर जाए। और आज उसका एक इंडिकेशन ये भी आ गया है जो कल के लिए और इस पूरे हफ्ते के लिए बहुत अच्छी बात है कि जमील साहब आकर स्टेट बैंक के उन्होंने कहा कि हम अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक सेक्टर जो था वो यही कह रहा था कि शायद अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं IMF की सख्त पॉलिसीज की वजह से, शायद उसको डिफर कर दिया गया है। मेरे ख्याल में तो मार्केट में पोटेंशियल है कि हम तो इंटरेस्ट रेट है। ठीक है जफर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपके तो दोबारा आती हूँ अकील साहब की तरफ मैं जाना चाहिए। अकील करीम साहब, ये अच्छा मौका है मार्केट से फंड्स लेने का, लेकिन ना हुकूमत शेयर्स फ्लोट कर रही है, ना ही नई जो कंपनियां वो लिस्ट हो रही हैं, तो ये मुमकिन कैसे होगा? देखें, नए IPOs तो जब आएंगे ना, जब लिस्टिंग नहीं कब आएगी, जब आपकी मार्केट में वैल्यू होगी। अभी तो मार्केट वैल्यू लेस थी जिसकी वजह से नए IPO नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आपकी वैल्यूएशन बेहतर हो रही है, और जब वैल्यूएशन बेहतर हो जाएगी तो आने वाले दिनों में IPO भी आना शुरू हो जाएंगे, मार्केट में नई लिस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि चीजें एकदम से चेंज होती जा रही हैं। और अब ये देखें कि जो माइनिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है कल इस्लामाबाद में, और उसमें चाइनीज भी आ रहे हैं, उसमें सऊदीज आ रहे हैं, उसमें और पारा गोल्ड ने स्पॉन्सर किया है। तो जाहिर बात है कि अब पाकिस्तान में स्पॉन्सर लोगों का, इन्वेस्टर का रुख है पाकिस्तान की तरफ। तो काफी टाइम से तो हम देख रहे थे, कोई आने को तैयार नहीं था, लेकिन अब
थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं, एक्टिविटीज भी शुरू हो गई है मार्केट में। ठीक है जफ़र साहब, ठीक है, आपने अकील साहब को सुना। जफ़र साहब, ये महंगाई से जो कंपनियों का मुनाफा है वो हमने देखा शदीद मुतासर हुआ था, फिर उन पर सुपर टैक्स भी लग गया। तो अब खैर नताइज का मौसम आने को, तो क्या कुछ बेहतर रिजल्ट्स दिखा पाएंगे या पहले की तरह खसारा ही रिपोर्ट होगा? नहीं, मुझे लगता है कि अब बेहतरी की तरफ आएगा, और ये हमारी मार्केट जो इंडिकेट कर रही है वो यही कर रही है कि महंगाई के बावजूद ये संभाल लेंगे। महंगाई तो जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं वो जो रोडों पर और स्ट्रीट पर हम देख रहे हैं वो बहुत फर्क है। ये कोई महंगाई अभी 25-29 इन्फ्लेशन नहीं है। मेरे पर्सनल हिसाब से अभी भी 35 और 37 के बीच में है, और ये भी मैं अपना कंजर्वेटिव फिगर दे रहा हूँ। महंगाई तो अभी हाथ में आने की नहीं है। अभी आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का नया जो टैरिफ आएगा वो अगस्त में इतना बड़ा धमाका करेगा, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि कंज्यूमर जो आम शहरी है उनके लिए भी बड़ा मसला लाएगा। तो महंगाई तो हाथ में नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि ये कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं तो कम से कम स्टेबिलिटी की तरफ तो जरूर आ जाएंगी। ठीक है अकील साहब, शरह सूद बरकरार है मगर अब भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट वकील साहब इस साल जो शरह सूद है वो आप कितनी नीचे जाती देख रहे हैं? देखें, आज तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शरह सूद बढ़ाई जाएगी, लेकिन ना बढ़ाना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आते हुए हम देख सकते हैं। स्टेट बैंक भी यही कह रहा था कि अब ये इन्फ्लेशन के नंबर अगले साल तक काफ़ी नीचे आ सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट हाई साइड पे हैं, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएंगे, और जाहिर बात है कि जब पाकिस्तान में इन्वेस्टर आना शुरू हो जाएगा, पोर्टफोलियो में पैसा आना शुरू हो जाएगा और लोग एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ काफी बेहतरी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। मार्केट क्योंकि इतनी सस्ती मार्केट तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हो सकती है, लेकिन बहरहाल क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा था उस वजह से हमने मार्केट को गिरते हुए भी देखा है। तो अभी तो इस मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में फर्दर हम देख सकते हैं। ठीक है जी अकील साहब, जफ़र साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।